हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में हम 2 क्लास बताए थे। आज आपका क्लास नंबर 3 है। इसमें हम आप लोग को थ्योरी के साथ साथ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यानी क्वेश्चन बैंक का 100% क्वेश्चन। तो इसमें जो हम बता रहे थे ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी में एक ही चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम दे दिया है किताब में आपका स्पेशल टॉपिक इन ग्रुप थ्योरी। मतलब एक ही चैप्टर में 4 भाग में डिवाइड कर दिया था, जिसको मैंने अलग अलग बताया भी था। सेंट्राइजर, नॉर्मलाइजर, उससे एक क्वेश्चन रहता है। तो हम आप लोग को अभी नॉर्मलाइजर, सेंट्राइजर के बारे में बता रहे थे। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे कंजुएसी रिलेशन पर, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। कंजुएसी रिलेशन का मतलब तीनों केस को पालन करेगा, यानी इक्विवेलेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसी में एक आगे क्वेश्चन है। तो एक चीज बताइएगा कि कोई भी अगर ग्रुप है और किसी भी ग्रुप का रियांशु, मैंने बताया था कोई भी ग्रुप है, अगर उसका सेंटर निकालना चाहते हो तो सेंटर का मतलब होता है कि जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप का एलिमेंट बेस और पावर के रूप में होगा। जो बेस होगा उसको जनरेटर कहा जाता था। सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो लिखा जाए तो क्वेश्चन, चलते अब सेशन के तरफ। देखो, तो इसमें हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी, जो पेपर 6 में पढ़ना था। तो आज आपका है क्लास नंबर 3। क्वेश्चन लिखेंगे, लिखते भी जाओगे। इफ जेड जी बी द सेंटर ऑफ द ग्रुप जी, मतलब सेंटर, जी मतलब ग्रुप, इस तरह से कि इफ जेड जी बी द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, मान लो जी कोई भी ग्रुप है, उसका जेड सेंटर है, एंड जी बाई जेड द साइक्लिक ग्रुप, और यह साइक्लिक ग्रुप है, तब कह रहा है देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो, यह जो ग्रुप है जी मस्ट बी एन एबेलियन। वह जो ग्रुप है जी, क्या वह एबेलियन है? तो एबेलियन का मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ को पालन करना चाहिए। तो आपने सेंटर पढ़ा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लो कि कोई भी अगर ग्रुप है, वह अगर साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एलिमेंट बेस और पावर के रूप में होगा। जो बेस रहेगा उसी को जनरेटर कहा जाता, उस साइक्लिक ग्रुप का। ध्यान दे मेरी बात। साइक्लिक का मतलब रियांशु, उसका एलिमेंट बेस और पावर के रूप में होगा। पढ़ चुके हो आप, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो आंसर लिखते भी जाओगे बाबू। हम मान लेते हैं यहां से कि लेट कि जेड जी बी द जनरेटर ऑफ द, कलर चेंज कर दे, रुक जाइए। चलेगा। लेट जेड आज कर देते हैं बाबू, कर दे, ठीक है। चलो, लेट जेड जी लिखा जाए बाबू,
लेट जेड जी बी द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी बाई जेड। जहां स्मॉल जी क्या लिखा है, वेयर स्मॉल जी इज द सम एलिमेंट ऑफ जी, मतलब जेड जी, तो जी क्या है, यह एलिमेंट है उस जी का। तो हम अगर मान लेते हैं, अगर जी अगर ग्रुप है तो कुछ ना कुछ अगर एलिमेंट है बाबू, तो हम अगर यहां से मान लेते हैं कि लेट यह ए और बी अगर एलिमेंट है जी का, इसलिए कहेंगे जेड ए और जेड बी एलिमेंट है जी बाई जेड का, साइक्लिक ग्रुप का। हो गया। अब बताओ, मान लिया ए और बी अगर एलिमेंट है जी का, तो जेड ए और जेड बी एलिमेंट है जी बाई जेड का। जी बाई जेड का मतलब साइक्लिक ग्रुप। लेकिन अभी आपने माना जेड जी एलिमेंट जनरेटर है, तो यह बेस हो जाएगा। तो अगर मान लेते कोई भी अगर एलिमेंट है, तो आप अलग अलग ए और बी अगर एलिमेंट मान लिया, और जो भी एलिमेंट है इस तरह से है लेकिन बेस और पावर के रूप में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ से। इसीलिए अगर यहाँ पर लिया हम लोग जेड ए, तो जेड ए को कह दिया यहाँ से कि जेड वन जी का पावर मान लो एम, नहीं समझा, जेड जी है ना, तो ए एलिमेंट के लिए मान लो जेड ए बराबर मान ले जेड वन जी, अब पावर एम, ताकि बेस और पावर के रूप में होगा। जब बेस और पावर के रूप में होगा तो आप इसको लिख सकते हो जेड वन और जी के पावर एम। यह जेड वन भी क्या हुआ, यहां से कहेंगे हम लोग हो यार, यह जेड वन एलिमेंट है जेड का। उसी तरह से अगर आप लेते हो यहां से सिमिलरली उसी प्रकार यह जेड बी बराबर मान ले जेड टू जी का होल पावर एन। तो आप इसको लिखेंगे जेड टू और जी के पावर एन, यहां से कहेंगे हो यार, यह जेड टू भी एलिमेंट है जेड का। ठीक है। अब बताइए, आपने यहां से कहा इसीलिए यह ए, तो ए मतलब ए एलिमेंट है जी का, तो यह ए, तो आप इसको लिख सकते हो कि यह ए एलिमेंट है जेड ए का। इसलिए यहां से कहेंगे कि यह ए एलिमेंट है जेड ए का। और जेड ए की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना, जेड ए की जगह लिख सकते हो यहाँ पर क्या, मतलब ए एलिमेंट है इसका, तो जद ए की जगह आप लिख सकते हो। इसलिए आप इसको कह सकते हो यहाँ से इम्प्लाई दैट यह ए बराबर जेड वन जी के पावर एम, जेड वन जी के पावर एम ए का मान। फिर अगर हम यहाँ से लेते हैं यह बी अगर एलिमेंट है जेड बी का, तो इसीलिए आप यहाँ से कहेंगे बी बराबर जेड टू जी के पावर एम। अब कह रहा क्या, यह जो ग्रुप है वह एबेलियन ग्रुप है। तो एबेलियन ग्रुप का मतलब हम यहां से मान लिया ए इंटू बी बराबर, अगर बी इंटू ए हो जाता तो यह एबेलियन हो जाता। बुआ
तो अब बताइए ए बी, तो ए की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर कितना कि Z1 जी के पावर m और बी की जगह Z2 जी के पावर n। तो आप इसको लिखेंगे Z1 इंटू Z2 और यह एक साथ ले जी के पावर m जी के पावर n। अब मान लो बेस बराबर है गुना में तो पावर जुट जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते थे यहाँ से कि Z1 इंटू Z2 और जी के पावर m प्लस m। फिर आप इसको लिखेंगे Z1 इंटू Z2 और जी के पावर n प्लस m, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Z1 इंटू Z2 और जी के पावर n जी के पावर m। फिर आप इसको लिखेंगे Z2 जी के पावर n इंटू Z1 जी के पावर m। तो इसी को लिखेंगे b इंटू ए। यानी हम लोग यहाँ से क्या देखा a इंटू बी बराबर b इंटू ए है, इसलिए हम लोग यहाँ से कह रहे हैं यह ए बी बराबर बी ए है, इसलिए हम लोग कह देंगे यह जी जो है ना वह एबेलियन ग्रुप है, इसलिए कहेंगे यहाँ से हैंस जी इज एन एबेलियन ग्रुप। यही हो गया प्रूफ। हो गया। देखो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देख बाबू अगला क्वेश्चन तो लिखिएगा। क्वेश्चन करा कि इफ जेड बी द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, जेड बी ए सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, मान लो जी कोई भी ग्रुप है जेड उसका सेंटर है। अगर जी अगर ग्रुप है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो मान लिया एंड ए एलिमेंट है जी का, तब करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो, देन प्रूफ दैट, अगर मान लो यह ए अगर एलिमेंट होता जेड का, मतलब सेंट्राइजर का ए अगर एलिमेंट है जेड का, तब करा इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ ए
नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर जी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर जी। और यहां से दिया हुआ इफ यह जी इज ए फानाइट ग्रुप, अगर जी अगर फानाइट है तब कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध कर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी। एक चीज ध्यान देना, आप यहां से नोट में लिख रहे हैं कि एन ए लिखा जाए एंड नॉर्मलाइजर ऑफ यह एन ए लिखा, दोनों का सेम मीनिंग होता है। यह एन ए या इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाए इतना, बोथ डिनोट्स द नॉर्मलाइजर, यह नॉर्मलाइजर को डिनोट करता है। तो एन ए लिखा जाए या इस तरह से एन ए लिखा जाए, दोनों का मतलब तो नॉर्मलाइजर। क्वेश्चन करा कि जब सेंटराइजर है, सेंटर है किसी भी ग्रुप का, और मान लो ए एलिमेंट है जी का, तब करा प्रूव करना है कि अगर ए एलिमेंट है जेड का तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर जी ग्रुप, या जी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो प्रूव कर दो ऑर्डर ऑफ इतना बराबर इतना। मतलब इसी में दो क्वेश्चन दे दिया आपको, यहां तक एक क्वेश्चन और यहां तक एक क्वेश्चन। अरे बाबू, जब सेंटराइजर होगा, सेंटर होगा तो कम्यूटेटिव लॉ को ऑलरेडी पालन करेगा। अगर ए एलिमेंट है जी का, अगर ए एलिमेंट है जी का, तो फिर अगर हम मान लेते हैं कि वह ए अगर एलिमेंट जेड का भी है, सेंटराइजर का भी है, और एक्स एलिमेंट है जी का, तो कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा, यानी ए इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू ए, बताया है परिभाषा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए एलिमेंट है जेड का, और जेड क्या है कि किसी भी ग्रुप का सेंटर है, सेंटर ऑफ जी, तब वह सेंटराइजर होता, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। और नॉर्मलाइजर में भी बताए थे कि कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा नॉर्मलाइजर की परिभाषा से। तब बताइए, थ्योरी है, मुझको क्वेश्चन बना दिया, लिखते बाबू। यहां पर दिया हुआ है बाय द क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, बाय द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि मान लो यह ए अगर एलिमेंट है जेड का, और जेड क्या है बाबू, सेंटर, जेड यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। इसीलिए अब मान लेते हैं यहाँ से जेड बराबर एक्स, या एक्स एलिमेंट है जी का, इसलिए यहां से कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ए इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू ए होगा। फिर यहां से कह रहा है एल्सो बाय द डिफिनीशन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए के परिभाषा से क्या हो जाएगा, वी हैव नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर कहेंगे x इंटू ए बराबर a इंटू एक्स, जहां कहेंगे फॉर ऑल x एलिमेंट है जी का, ठीक है। इसलिए यहां से कहेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। इसका मतलब यह हो जाएगा देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए सबसेट होगा जी का। मान लिया समीकरण 1 खुला हुआ है, राहुल से बात करो ना, ठीक है बाबू। फिर यहां से मान लेंगे हम लोग कि लेट वाई एलिमेंट है जी का एंड यह ए एलिमेंट है जेड का, यहां से कहेंगे ए इंटू वाई बराबर वाई इंटू ए। इसलिए यह हो जाएगा कि वाई एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, इसका मतलब यह जी सबसेट है नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, समीकरण 2। अब यहां समीकरण 1 और 2 से तब यहां पर कहेंगे बाबू
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट समीकरण एक दूसरे क्या हुआ, यह इसका सबसेट यह इसका सबसेट, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब हो गया नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर है जी, हो गया आंसर। इसमें अब एक दो क्वेश्चन कह दिया था, अब सेकंड पार्ट कह रहा, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब करा क्या कि वह जो जी जो है ना वह फाइनाइट ग्रुप है। यहाँ से क्वेश्चन में दिया कि इफ जी इज ए फाइनाइट, अगर जी अगर फाइनाइट है इसका मतलब उस सेंटर का उस ग्रुप का नॉर्मलाइजर भी लेंगे वह भी फाइनाइट होगा, इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज आल्सो ए फाइनाइट, यह भी फाइनाइट होगा। इसका मतलब यह हो गया नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर जी, जब दिया हुआ नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर जी, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी लेंगे, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी, प्रूफ हो गया। आए हाँ ये सब चेक हो गया जी का। हो गया, लिख लिया, पछुआ आ जाता है यार। लिखा बाबू क्वेश्चन, करा कि जेड सेंटर है किसी भी ग्रुप का, इफ जेड बी द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी एंड यह ए एलिमेंट है जेड का, तब करा प्रूफ दैट द
साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप तो बेस और पावर के रूप में, अब बेस को ही जनरेटर कहा जाता। यहाँ से साइक्लिक सब ग्रुप इसका दिया हुआ जनरेटेड बाय ए क्या है, जनरेटर है, इतना इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा हो गया। देखा क्या करा बाबू कि जेड जो है ना सेंटर है किसी भी ग्रुप का, क्वेश्चन में ही दिया कि जेड इज द या बी द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब जेड यहाँ सेंटर है किसी भी ग्रुप का और जेड का एलिमेंट ए है, ए एलिमेंट है जेड का, तो वह कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा, यानी ए इंटू जेड बराबर जेड इंटू ए। लिखो तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि जेड इज द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब जेड यहाँ क्या है, सेंटर है किसी भी ग्रुप का, और यहाँ से दिया हुआ एंड यह ए अगर एलिमेंट है जेड का, इसीलिए आप कहेंगे जेड इंटू ए बराबर ए इंटू जेड, कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। फिर मान लेते हैं इसका जनरेटर ए है, यानी बेस ए है, साइक्लिक ग्रुप है, तो मान लेते हैं यहां से वी सपोज दैट यह एच बराबर मान लो यह ए, यहां से हम लोग क्या कह दिया कि मान लो एच बराबर ए है और यह एच क्या है, यहां से मान लेते हैं हम लोग लेट स्मॉल एच एलिमेंट है एच का, तो यह एच अगर एलिमेंट है एच का, जब वह साइक्लिक ग्रुप होगा और जनरेटर उसका ए है, तो पावर कुछ भी रहे बेस को ही जनरेटर कहा जाता। इसका मतलब आप यहां से कहेंगे एच बराबर ए के पावर एम, ए के पावर एम कुछ मान लिया। हाँ कौन बोला, वी सपोज दैट एच बराबर यह ए बेस हो गया, तो यह एच बराबर ए के पावर एन, समझ गया रियांशु, साइक्लिक ग्रुप है इसलिए बेस पावर, बेस को ही जनरेटर कहा जाता। तो अब अगर हम यहां से मान लेते हैं करके वह नॉर्मल सब ग्रुप है, प्रूफ करना है, तो अब मान लेते हैं यहां से हम लोग कि लेट यह एच एलिमेंट है एच का एंड और एक्स एलिमेंट है जी का, तब आप यहां से कह सकते हो यह एच एलिमेंट है, तो एच का मतलब ए के पावर एन, तो यहां से क्या कहेंगे बाबू, इसका तो ए के पावर एन एल्सो एलिमेंट एच का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर मान लो हम लोग यह लिए, मैंने कहा था यहां से हम लोग क्या लिखे थे कि नाउ
या एक्स एच इंटू एक्स इनवर्स जो बीच में है वही होगा एक्स एच एक्स इनवर्स, या एक्स इनवर्स एच, एक्स का मतलब हुआ एच जो बीच में उसका मतलब वही नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट यही नहीं बताए थे। इतना बराबर एच, तब बराबर है एच है, तो एच की जगह आप लिख सकते हो ए के पावर एन। थोड़ा देखिएगा यहाँ से जब वैल्यू देंगे हम ये हो जाएगा एक्स और ए के पावर एन इंटू एक्स इनवर्स। यह जो एलिमेंट है ना एक्स ए के पावर एन इंटू एक्स इनवर्स, यहाँ जो पावर है ना इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पर एक्स ए एक्स इनवर्स के पावर एन। तो सर ये कैसे आप लिख दिया, क्वेश्चन आएगा ना यहाँ। तो अब थोड़ा सोचिए यहाँ रफ कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लिया हम कि एक्स ए, सिंपल हम लेते हैं एक्स ए और एक्स इनवर्स, इसका पावर मान लो 2 है, इसको लिखेंगे एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। एसोसिएटिव लॉ से इसको लिखेंगे आप एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स एक्स इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स। एसोसिएटिव लॉ से हम इतना लिख सकते थे। अब बताइए यह हो गया x इंटू ए, इसका मतलब ई, इसका मतलब ए इंटू एक्स इनवर्स। तो ई को किसी के भी साथ लोगे, मान लो इसी एलिमेंट को आप एक साथ ले लो, नहीं जानते थे यहाँ ए इंटू ई बराबर ए, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स। ये हो जाएगा एक्स ए 2 बार है तो इसी को जब एक साथ एक्स ए स्क्वायर इंटू एक्स इनवर्स। इसका मतलब हुआ कि एक्स ए एक्स इनवर्स का अगर स्क्वायर है तो आप इसको लिख दिया एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। तो सिमिलरली इसी तहत कुछ भी रहता है एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स के पावर अगर एन रहेगा ना तो आप इसको लिखेंगे एक्स ए के पावर एन इंटू एक्स इनवर्स। तो हम यहाँ लिख सकते थे इतना, शायद में इसको नोट कर लीजिएगा। इससे यह निष्कर्ष निकल गया हमको, इसका मतलब यह एक्स ए एक्स इनवर्स के पावर एन, तो आप इसको लिखेंगे एक्स ए के पावर एन इंटू एक्स इनवर्स।
तो यह हम नोट में बताया, शायद में लिखिएगा इसको। इसका मतलब हो गया कि जैसे पावर यहाँ है होल स्क्वायर जो अंक में है ना वह हो गया। यहाँ कर तक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था कि जो बीच में है जैसे एक्स एच एक्स इनवर्स, इसका मान एच होगा तो एच आ जाएगा तो कहेंगे वह नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकला कि मान लो जो भी है एक्स ए एक्स इनवर्स का होल पावर एन, तो इसका मान हो गया एक्स ए के पावर एन इंटू एक्स इनवर्स। तो मेरा कहने का मतलब कि हमको जो लाना था कि जो बीच में है वह नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना था। क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो बाबू, अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं तो इसको आप बताइएगा, इसको हम लोग लिख सकते थे, इसीलिए यह एक्स एच इंटू एक्स इनवर्स। तो हम यहाँ क्या बताया बाबू, एक्स और एच बराबर ही न लिया था ए के पावर एन का, है कि साइक्लिक था तो बेस और पावर के रूप में होगा। तो हमने माना भी था, तो एच की जगह ए के पावर एन इंटू एक्स इनवर्स। तो बुआ अभी आपने पढ़ा, इसको लिखेंगे एक्स ए और एक्स इनवर्स का होल पावर एन। अब आप बताइए, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब एक चीज बताइए, यहां पर नोट में ही बता रहे हैं, यहां से दिया हुआ है आपके किताब में कि इफ मान लो जेड सेंटर है, तो यहां से दिया था कि अगर ए एलिमेंट है जेड का बुआ और एक्स एलिमेंट है जी का, तो अब आप यहां से कह सकते हो ए इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू ए। रियांशु कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह x इंटू ए है, तो x इंटू ए के जगह आप यहां पर नहीं लिख सकते हो a इंटू एक्स इंटू एक्स इनवर्स का होल पावर n। क्लियर? अब हुआ x इंटू एक्स इनवर्स को एक साथ लेंगे, तो आप पढ़े थे ना यहाँ पर कि a इंटू ए इनवर्स का मान e और a इंटू ई बराबर a। ये सब आप पार्ट 2 में ही पढ़ चुके हो ग्रुप में। तो क्या हम इसको लिख सकते थे a इंटू ई का पावर n यानी a के पावर n। तो अब बताओ a के पावर n है तो इतना बराबर h कह सकते हो? नहीं समझा? a के पावर n को ही ना आप h कह दिया, इतना बराबर h। तो इसलिए यहाँ से क्या देखा हमने, एक्स एच इंटू एक्स इनवर्स बराबर h आ गया, नहीं आ गया? और यह h एलिमेंट है कैपिटल H का। तो हम लोग यहां से कह सकते देयरफॉर यह h इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। यह h जो है ना यह नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, जी का हो गया प्रूफ।
लिख लिया। समय कम लग रहा है कि सब कुछ हम जानते हैं, परिभाषा पूरा पढ़ चुके हैं। होमोमॉर्फिज, आइसोमॉर्फिज, इंडोमॉर्फिज सब पढ़ा चुके थे, मोनोमॉर्फिज सब यूज पड़ेगा यहाँ। वो कंजुगेट क्लासेज वाला है ऑर्डर। हो गया। वो एक चीज बताइए आप यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। हम बताए थे आप लोग को होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता। तो बाबू होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप होने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ चुके हो बाबू, बुआ ए राकेश, आज वो बोलते हैप्पी न्यू ईयर। बुआ होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने यहां से कहा था कि कोई भी अगर ग्रुप होगा, कोई भी अगर ग्रुप है तो ध्यान दो, मान लो यह जी और जी डैश, यह दो ग्रुप है और जी डैश, और इसका मान इसमें गया तो यह एक फंक्शन है एफ। तो यहां से कहेंगे यह एफ एक फंक्शन है, जो यहां से कहेंगे हम लोग कि जी टेंड्स टू जी डैश, यह एक एफ फंक्शन है। यह फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म होगा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, तो मान ले बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यह दो एलिमेंट है, होमोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ 0 बराबर 0 डैश, फंक्शन ऑफ ई बराबर ई डैश। देखो यह जी एफ एक फंक्शन है, तो यहां यूज पड़ेगा वन वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो मेरा कहने का मतलब कि मान लो यह जी और जी डैश, रफ में लिखते भी जाओगे कि यह जी और जी डैश यह दो अलग अलग ग्रुप है। बोरे इसके अंदर मान लो एलिमेंट है ए बी और सी, तो यहां मान ले ए डैश बी डैश और सी डैश। ए का इमेज गया इसमें ए डैश में, बी का गया बी डैश में, और सी का गया सी डैश में। यह एक फंक्शन है। अगर हम इसके लिए मान लेते हैं यहां से कि लेट ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन इन जी एंड या स्टार या ओ डैश है ना, ओ डैश मानो या स्टार मान लेते हैं, इतना नहीं समझा। मान लेते यह ऑपरेशन का साइन हो गया और स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन इन जी डैश। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि यह जो फंक्शन है, थोड़ा ध्यान देना बाबू, कि यह जो हमने कहा कि यह एक फंक्शन है एफ, तो हमने कहा था कि फंक्शन होने के लिए कम से कम दो सेट होना चाहिए। तो मान लिया जी और जी डैश अगर दो सेट है, एफ एक फंक्शन है, इस तरह से अगर हम एलिमेंट मान ले, यह होमोमॉर्फिज्म होगा। क्या कंडीशन है? तो यहां से आप कह सकते हो बाबू
अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट यह ए बी सी यह सब एलिमेंट है जी का, एंड मान लिया यह ए डैश बी डैश सी डैश यह सब एलिमेंट है जी डैश का। मान ले कि ए बी सी एलिमेंट जी का, और यह इसी को सेट के रूप में लिखोगे ना बाबू, तो आप कहेंगे कि जी बराबर यह एक सेट है ए बी सी इस तरह से, और जी डैश बराबर यह एक सेट है ए डैश बी डैश सी डैश इस तरह से। वो इसके लिए बाउंड्री ऑपरेशन, यह इसके लिए बाउंड्री ऑपरेशन। तो मान लो यह एफ जो एक फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म होगा तो क्या कंडीशन है, ये तो हम सिखा रहे थे इस तरह से। इसको आप यह भी कह सकते हो, अगर मान लेते कि यह ए, अगर यहां से लिखिए दिए ए, सुनो ना ये तो लिखिए दिए, तो हम यहां से कहा बाबू कि यह जो फंक्शन है, अब पढ़ा चुके सारा चीज बता दिए हम आपको। देखो मान लेते यहां से होमोमॉर्फिज्म का परिभाषा आप याद रखोगे तो इस तरह से परिभाषा याद रखेंगे, हाँ ओ और स्टार बाउंड्री ऑपरेशन। तो यहां से इसका परिभाषा कहेंगे हम लोग कि ए फंक्शन एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी दैट इतना इज ए होमोमॉर्फिज्म। यह फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म होगा तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है, इफ कि यह जो फंक्शन है एफ यह ले लिया ए ऑपरेशन बी बराबर कहेंगे फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी। बस यही चीज याद रखना। अब बताओ यह ओ हो गया जी के लिए तो स्टार हो गया जी डैश के लिए, ए हो गया जी के लिए तो फंक्शन ऑफ ए एलिमेंट हो गया जी डैश के लिए। मतलब होमोमॉर्फिज्म होने के लिए यही कंडीशन होना चाहिए। तो हम जानते थे होमोमॉर्फिज्म, तो होमो का मतलब लिंक जोड़ना, और फॉर्पिक का मतलब फॉर्म, मतलब जोड़ना है इसका मान इसमें, नहीं समझा। जैसे होमोमॉर्फिज्म को हम डिराइव करते दो ग्रीक भाषा में वर्ड में, एक लिखेंगे होमोस और एक लिखेंगे फॉर्पिक। तो होमोस का मतलब लिंक और फॉर्पिक का मतलब इनटू जोड़ना। मतलब कोई भी एफ एक फंक्शन है वह होमोमॉर्फिज्म होगा, इस कंडीशन को पालन करेगा। अब यह जो फंक्शन हुआ बाबू, यही फंक्शन कभी कभी 1 1 भी होगा, ऑनतो भी होगा, इनटू भी होगा, आप पढ़ चुके हो। लिख लिया। अब जानते हो नहीं 12 में पढ़े हो 1 1 फंक्शन ऑनतो फंक्शन, हम भी बताए हैं नहीं हो कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो तो 1 1 फंक्शन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज। सवाल बनाने के लिए फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 और उसको सॉल्व करेंगे, अगर x1 बराबर x2 आ जाएगा तो 1 1 फंक्शन। तो ये सब पढ़ चुके हो बाबू। अब खाली यहाँ पर नोट में लिखा रहे, लिखोगे इसको ईपी, लिखोगे ईपी मॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म किसे कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म किसे कहेंगे, इंडोमॉर्फिज्म किसे कहेंगे। एक होता है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म।
नेचुरल होमोमॉर्फिज्म को ही कहीं कहीं किताब में कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म भी लिखा रहता। देखो क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इपीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? कोई भी एक फंक्शन है, अगर वह फंक्शन ऑन्टो फंक्शन आ जाए, नहीं समझे? जैसे अभी कहा ना कि एफ एक फंक्शन है तो जी का मान जी डैश में गया, वह फंक्शन अगर ऑन्टो फंक्शन आ जाए, मतलब इपीमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या हो गया? यहां से कहेंगे इफ, ऐसे लिख लो ना, ए होमोमॉर्फिज्म, वह फंक्शन मॉर्फिज्म होना चाहिए। तो ए होमोमॉर्फिज्म एफ which is also onto is called epimorphism। मतलब कोई भी फंक्शन है वह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। वह होमोमॉर्फिज्म फंक्शन अगर ऑन्टो हो जाए तो वह इपीमॉर्फिज्म होगा। और मोनोमॉर्फिज्म होने के लिए यहां से कहेंगे परिभाषा कि ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म फंक्शन एफ which is also वन होना चाहिए, वन इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। तब यह मोनोमॉर्फिज्म होगा अगर वन फंक्शन है, ठीक ना। इंदु मॉर्फिज्म के लिए समझ जाएगा, इंटू फंक्शन। नेचुरल फंक्शन होने के लिए यह फंक्शन जो एफ है ना, सच दैट यह जी टेंस टू जी बाय एच होना चाहिए। तो जी बाय एच का मतलब क्या हुआ? साइक्लिक ग्रुप, जो भी पढ़े थे। अगर इस तरह से होगा तो यह नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होगा। एक पढ़ा था आपको आइसोमॉर्फिज्म बुआ। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए फंक्शन क्या चाहिए? वन ऑन्टो, नहीं वन ऑन्टो फंक्शन होगा डियांशो, तो आइसोमॉर्फिज्म होगा। इस शब्द में लिख दिए कि कोई भी फंक्शन अगर ऑन्टो होगा तो उसी को इपीमॉर्फिज्म कहा जाता। वन होगा तो मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। इंटू फंक्शन होगा तो इंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। और वन ऑन्टो होगा तो आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। और नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होने के लिए यह एफ जो फंक्शन है ना कि जी टेंस टू जी बाय एच का एलिमेंट होना चाहिए, जैसा भी सवाल लिए थे। एक ही चैप्टर है लेकिन 4 क्वेश्चन है एक ही चैप्टर से, तो उसी को हम लोग कवर कर रहे थे। तो आज रहने दीजिए इतना ही बाबू, कल इसके आगे खींचेंगे। थोड़ा लैंग्वेज है, दोनों क्लास किए थे ना जानते हो अपना।